साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। आज आप मुझे भी सब लोगों के साथ में, जो भी हमारे पूर्व सैनिक है जिन्होंने आज ये प्रण लिया है कि आज के दिन, अब चाहे भले ही जो 23 अक्टूबर को चिट्ठी भारत सरकार ने MOD के द्वारा, ESW के द्वारा निकाली, हमारी मतलब दुखती रग पे या हमारे जख्मों में नमक छिड़कने के लिए, और उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र जी मोदी साहब शामिल है और वो चीफ गेस्ट है उनके। आज 2014 से लेकर 24 तक 11वां साल चल रहा है, और 11वें साल में जब उन्होंने रेवाड़ी रैली की थी तो उन्होंने बोला, भाई इतने सालों से या 40 सालों से या 45 सालों से कांग्रेस ने OROP नहीं दी। तो साहब नहीं दी, आपने दी, लेकिन आपने क्या दिया? आपने क्या दिया? मैंने अपना विरोध जताने के लिए न तो काला कपड़ा पहना, मैंने मुंह भी काला किया है। क्यों? कि काली जुबान वाले, काले दिल वाले, जो ऊपर से नीचे तक काले ही काले हैं, उनको सफ़ेद या रोशनी या लो समझ में आती नहीं है। उनको सब कुछ साउंड के अंधे को हरा दिखाई देता है और काले वालों को काला ही दिखाई देता है। इसलिए मैंने भी अपना मुंह काला कर लिया। क्यों कर लिया? कि आज 60 साल की उम्र तक जिस पार्टी को हम सींचते आए, सैनिकों ने सींचा, कर्मचारियों ने सींचा, सब ने सींचा, और आज एक छोटी सी बात प्रधानमंत्री देश का समझ नहीं पाया कि आज मेरे पूर्व सैनिक कितने दर्द से गुजरे हैं। मैं तीसरे टर्नओवर में आ गया हूँ, लेकिन इनको अपना हक मिला या नहीं मिला, इसका इंश्योर करना मेरा फर्ज बनता है या नहीं बनता है। आज ये 11वें साल में पहुंच चुके हैं, ये आंदोलन कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं। 23 में तो बहुत कुछ किया। आज देश के कोने कोने से इनको खबर रहती है, लेकिन क्या पूर्व सैनिकों की खबर नहीं है कि इनके साथ क्या हुआ है? नहीं नहीं, इतने बोले भी नहीं हो सर आप। लेकिन हम किसी के कहने से, किसी के दबाव में या किसी भी तरह से हम आपसे नाराज़ नहीं हैं। जब OROP नहीं थी तो भी आज़ाद भारत के अंदर ये सैनिक, आप बोल रहे हो कि 75 साल, तो भाई 65 साल जिया है ना। अब तो 10 साल आपके दिए हुए OROP भी जी रहा है, तो पहले भी जिया है वो, आज़ादी से पहले भी जिया है, आज़ादी के बाद में भी जिया है, हर सरकार में जिया है, लेकिन आपके सरकार में बहुत ही अच्छा जिया है। इसलिए मैं आपके सामने अपना दर्द बयान करते हुए आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि मान्यवर, जो रेवाड़ी में रैली हुई थी, उस रेवाड़ी के शब्द आप भूल गए हो, और वो शब्द आप पहले याद कीजिए कि आपने सर्वप्रथम दंडवत प्रणाम किसको किया था, और वो रैंकें कौन सी थी जिनको OROP देनी थी। वो आप है जो पहले वो देखिए। मैं सबसे पहले इन वीरों को नमन करता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। कुछ लोगों को लगता है कि जो 15 साल 17 साल नौकरी छोड़ के गए उनको OROP नहीं मिलेगा। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो। अगर ये OROP सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। ये BRS के नाम से आपको भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये सरकार, जिन लोगों ने युद्ध में, सेना में काम करते करते अपना शरीर गंवाया है, कोई अंग गंवाया है, ऐसे भी सेना के जवान जिनको मजबूरन सेना छोड़नी पड़ती है, क्या वो OROP से वंचित हो जाएंगे?
सेना को प्यार करने वाला प्रधानमंत्री ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे सबको वो आरोपी मिलेगा। और अब उसके बाद में आप खुद मेरी तरह मंथन कीजिए कि जो रैंक आपके मुंह से निकली है, इन तीनों रैंक में से एक रैंक या इस रैंक की विधवा या वीरांगना किसी के साथ इस 11 साल में इस तीनों आरोपी में क्या न्याय हुआ है? बाकी को छोड़ दीजिए। आप जो मिला, जो आपने बोला, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मिला है क्या? नहीं मिला है। आपने कोशियारी कमेटी को ओवर रूल्ड किया, ठीक है ना। 17 फरवरी 2013 की जो रिकमेंडेशंस थी कि अधिकारी उसमें नहीं है और जो हमारा जो मैक्सिमम लेवल पे हमारे को वो रेशियो लिया जाएगा जिनको मिनिमम किया, और 2015 7 नवंबर को आपने आदेश जारी कर दिया, इनको देना, इनको नहीं देना, ये काबिल, ये नाकाबिल, मतलब आपने वो बहुत अच्छा कर दिया। तो ORP 1 के अंदर तो आपने वो हो गया। अब ORP 2 से पहले घोटाला क्या किया? क्योंकि आपको सब पता है। मैं नहीं मानता कि मेरे देश के प्रधानमंत्री को ये पता नहीं है। जब 6th पे कमीशन के अंदर 1.86 फिटमेंट फैक्टर दिया था, तो जवानों को जो बढ़ोतरी हुई थी वो 34% हुई थी तनख्वाह की। कितने में? 1.86 में। लेकिन साहब, आपको तो गेम कुछ और करना था। क्यों ORP आप 1 ने आपने 14 में दे दिया विथ इफेक्ट फ्रॉम, तो 7 आपने लागू की 1/16 से। तो इसके बीच में जो फिटमेंट फैक्टर आपका 2.57 था और जो जुलाई 1 से जो ORP उनको मिल गई वो उनकी बेसिक में शामिल हो गई, और उसका जब मल्टीप्लाई किया 2.7 से तो उनकी पेमेंट हाइक बढ़ गई। अब उस हाइक से अगर आप पे कमीशन देते तो आपको वो पे कमीशन बहुत महंगा पड़ता है। तो आपने 2.57 दे के जवानों को, पर्टिकुलरली 1 से 5 तक जो हमारा सीरियल नंबर है NCO तक 2.57, और उनको 14% का लाभ दिया, ताकि जो पिछले 15 तक के आगे बढ़ गए उनको कुछ नहीं देना पड़ा। उनका इतना बढ़ चुका था कि ORP 2 के अंदर किसी को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। तो आपने बहुत अच्छा गेम खेला, आपके साथियों ने खेला, जिसने भी खेला, हमारे साथ तो गेम हुआ। फिर आप 3 में आए, अब क्या किया जाए, क्या बहाना लाए? तो जो सर्कुलर नंबर 555 था उसको न तो आपने ORP में यूज किया 1 में, न 2 में यूज किया, न आपने पे कमीशन में यूज किया, लेकिन 3rd के अंदर आप टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेके आ गए। और उसके अंदर लोगों ने 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 साल एक्स्ट्रा ग्राउंड में सर्विस कर ली, उनको उठा के आप टर्म्स एंगेज में पीछे लेके आ गए। नौकरी की तो आपने तनख्वाह ली थी, बस पेंशन नहीं देंगे हम, ये किया आपने। आपको पता है एक शहीद विधवा की औरत का 124 रुपया बढ़ाना इस देश में आपने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है साहब, कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। 1 रुपया आपने इसको एक इनवैलिड आउट को बढ़ाया है 11 साल वाले का पर्टिकुलर, कि बंदा मेरे पास आके गया तो मुझे समझ में आया। ऐसे हजारों अनगिनत है जो मैं आपको कह ही नहीं सकता। तो आपने ORP 3 में ये टर्म्स एंगेजमेंट लाके और 80% पब्लिक को बाहर कर दिया। मेरी आपसे 7th पे कमीशन से लेके और तीनों ORP से आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप एक व्हाट्सएप ऐप खोल दीजिए और उसके अंदर ओनली 3% पूछिए कि भाई ये 3% ही आपने देना है, कि भाई आप है जो सबसे पहले उस व्हाट्सएप में पुरुष सैनिक ये लिखें कि आपको ORP 1, 2, 3 में जैशु जवान की क्या बढ़ोतरी हुई है, पहले तो वो लिखें। दूसरे, विधवा, वीरांगना, डिसेबल, प्रीमेचर, आपके मतलब अनवैलिड, इन सब को क्या मिला। दूसरा,
ये। और तीसरा, आपकी ओआरओपी 3 और 7वां पे कमीशन होने के बाद भी 15 से पहले के वो सैनिक या बाद के वो सैनिक जिनको अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला, आप इतना तो कम से कम व्हाट्सएप के ऊपर एक 6 महीने का टाइम दो, 3 महीने का दो, 90 दिन का दो, 45 का दो, देख के देश की जनता को आप आह्वान कीजिए कि अब सीधे मुझे भेजिए ताकि पता चले कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। आप एक व्हाट्सएप तो दे सकते ना, 3 जजों की कमेटी तो अब दूर गई। पूर्व सैनिकों को एक व्हाट्सएप दे दो जो सीधा प्रधानमंत्री से लिंक हो, जिसपे वो सारा का सारा सिर्फ पूर्व सैनिक ही अपना दर्द उसमें बयान करे, सिर्फ ये 3 बातों पे करे, चौथी बात पे ना करे। हिम्मत है तो साफ करके देखिए, आपको इस देश की सच्चाई सामने आएगी और आपके आसपास के जो सत्ता लोलुप या जो कुछ भी जो चमचे हैं उनकी सबकी असलियत आपके सामने आएगी। और अगर आपके सामने है, आप मिलके कर रहे हो तो हमें कोई परवाह है ही नहीं। भाई जिंदगी थोड़ी साहब, हम तो बोल रहे हैं ना, हम तो इंसान हैं। मालिक ने चींटी को कर्ण हाथी को मन देने का वादा किया, वो तो देगा ही ना। आप तो गुजरात के हैं, आपने तो वहाँ नैनी बाई का मायरा सुना होगा ना। मायरा भरने के तुरंत 1 सेकंड 2 सेकंड या 5 मिनट के बाद में एक लड़की पैदा हो गई और उसकी माँ दौड़ती हुई आई और भाई नैनी को बोला कि मेरी लड़की तो अब जन्मी है, मारा तो भर गया है। उसने फिर प्रभु को याद किया तो प्रभु ने फिर उसके घर के अंदर 2-4 स्थान कपड़े के बरसा दिए उस एक बच्ची के लिए। आपने सुना होगा नैनी बाई का मारा, मुझे पता है, मैं क्यों याद दिला रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो साहब ये ओआरओपी 1, 2, 3 आपने हमारे को बहुत कुछ दे दिया जो हमारे से संभल नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट के आदेश देने के बाद में इस देश में जो आपके 3 लड़ाइयाँ लड़े हुए आपके रिजर्विस्ट सैनिक के साथ अब 5 या 10 हज़ार के बीच में बचे हैं, क्या उनको आप सुप्रीम कोर्ट की बताई हुई पेमेंट जो 12,000 से भी कम है वो नहीं दे सकती है सरकार? अरे साहब अभी 5-4 साल में वो भी निपट जाएगी, ठीक है ना। और आपको ही पता है जो जितना ऊपर गया वापस नीचे आना है, तो आपको भी आना है। ये नहीं कि भी आपको वहीं पे बैठना, नहीं साहब, ये धरती पकड़ेगी हमारे को। मैं हूँ, आप हो, गरीब है, अमीर है, प्रधानमंत्री है, बड़ा है, IAS है, IPS है, मजदूर है, जो कोई भी है, किसान है, सबको ये धरती पकड़ती है। बाकी कोई कहीं पे नहीं पकड़ने वाला है। ये जितने ऊपर गए हुए ना अभी सौर मंडलों में घूम रहे हैं रॉकेटों के अंदर, उनको भी धरती पे आना पड़ेगा, नहीं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। तो आपने बहुत अच्छा किया। और आपने यहाँ तक, सबसे बड़ी बात है कि ये तीसरे में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कौन लेके आया, क्यों लेके आया, जब 1 और 2 में नहीं था। तो पूछो आप अपने लोगों से। हमें तो आपसे कोई दिक्कत है ही नहीं। हम तो ये कहते हैं, आज हम पछता रहे हैं कि हमारी ओआरओपी आपके हाथ में क्यों गई, क्योंकि आपने ओआरओपी का मीनिंग ही चेंज कर दिया। आपने जिन 3 रैंकों का नाम लिया, उन 3 रैंकों को आपके ही चमचों ने, आपके बाबुओं ने, आपके अकाउंटेंटों ने उनकी 5-5, 6-6 रैंक बना दी। और 5-6 रैंक मतलब कि रैंक हवलदार है, कैटेगरी 5 है, तो उनकी पेंशन 5 बना दी। जो नायक जवान जो थे ना, तो हवलदार, उनका ये हवलदार हो गया, ठीक है ना, ऑनरी हवलदार हो गया, टाइम स्केल हवलदार हो गया, MACP हवलदार हो गया और ACP हवलदार हो गया, ACP 2 हवलदार हो गया। 6 तरह के हवलदार हो गए। रैंक एक हवलदार है, लेकिन पेंशन 6 तरह की है। दूसरी तरफ एक टाइम स्केल को कर्नल से लेके एक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की 7 रैंक के, लेफ्टिनेंट जनरल 4 रैंक में प्ले करता है। तो 7 से 8 रैंकों को आपने टाइम स्केल कर्नल से लेके और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पेंशन आपने 1 कर दी। आप अपेंडिक्स जो आपका अभी ओआरओपी 3 का टेबल नंबर 1 और लाइन नंबर 20 और 33 ईयर वाला, 20 ईयर वाला देख लीजिए। मोदी साहब इतना देख लेंगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा भी घपला कहाँ हुआ है।
कि आज 7 रैंक की 1 पेंशन और 1 रैंक की 6 पेंशन। क्या आरोपी दिया आपने साहब? हम क्या बोले? हमारे पास में कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है। आवाज़ तो हमारी आपके कानों तक आती नहीं है। इस देश के कोने कोने से सैनिक संगठनों ने आपको, एक एसडीएम को पता है इनके साथ बुरा हुआ है, एक डीएम को पता है बुरा हुआ है, मतलब कि हर आदमी को हमने ज्ञापन दे दिया और आप तक भी पहुंचा दिया, लेकिन आपको नहीं पता कि हमारे साथ नाइंसाफी क्या हुई है। और आप ये अपना खुशी का पर्व मना रहे हैं। मनाओ साहब, मनाओ। मालिक आपको और लंबी उम्र दे, ताकि जिनको मेरा ये चेहरा दिखाई देता ना, जब तक उनका ऐसा चेहरा खुद का आप न कर दो, तब तक वो आपको अगरबत्ती करते रहे। आपको शक्ति उन्हीं से मिलती है, हमने दी, आप दी। अब हम आज के बाद में ये कसम खाते हैं कि आगे शक्ति आपको उन्हीं से मिलेगी जिनका बाद में आपके ये करोगे, और उनको ये होना पड़ेगा, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। ठीक है ना साहब? लेकिन हमने तो चलो निभा ली। हम तो ढलते सूरज है, आप ही की तरह। आप भी चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे, और हिंदुस्तान यूं ही लहलाता रहेगा। ये राजस्थान है, ठीक है ना? 736 ईस्वी से लेकर 1237 तक 500 साल तक विदेशी आक्रांता इस धरती को पार नहीं कर पाया था, और जिस दिन पार किया तो वो दिल्ली के सिंहासन में बैठ गया था। आगे भी अगर आक्रांता, चाहे वो अंदर है चाहे बाहर है, सरकार नहीं लड़ेगी। लेकिन ये लोग नहीं जानते कि लड़ना हमें खुद पड़ेगा। अगर जान बचानी है, इज्जत बचानी है, तो लड़ेंगे हम ही, मरेंगे भी हम ही। लेकिन आप हमारे लिए मैदान तैयार करिए, ताकि हम जितना जल्दी हो सके आपसे जीते जी हम लड़के मर जाएं बस, ताकि आपको जाते जाते मन में ग्लानि ये ना हो कि मेरा सपना एक अधूरा रह गया। ठीक है ना? जैसे जिन्ना अपना पूरा करके गया, नेहरू भी अपना पूरा करके गया, गांधी भी अपना पूरा करके गया। अगर आपको भी उन्हीं के हिसाब से चलना है, तो फिर आप क्यों पीछे रह रहे हो? आप भी जाने से पहले पूरा कर जाओ। बस हम तैयार हैं। हम हमला करेंगे, वो काटेंगे, वो हमला करेंगे, हम काटेंगे, लेकिन आप मैदान तैयार करो। क्योंकि लड़ाई में आप और आपके वंशज कोई नहीं आएंगे, कोई राजनेता नहीं आएंगे, ना कोई सरकार आएगी, ना कोई सरकार का बंदा आएगा, ना ही बड़े बाबू आएंगे। लेकिन जो कौमें पहले भी लड़ी है, इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने पहले भी कुर्बानी दी, फांसियां खाई हैं, वो आज भी खाएंगी। लेकिन अगर 4 युगों से ये देश भारत जिंदा है, तो सब की वजह से, किसी एक की वजह से नहीं है। जिनको आज आप क्या बोलते हो मुझे समझ में नहीं आता है, रोटी बेटी और माटी। अरे साहब, सही तो हर एक का हुआ है, फांसी हर एक ने खाई है, काला पानी सबने खाया। पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आज आप खुशियाँ मनाइए, हम आपकी खुशियों में रोड़ा नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं कि भगवान करे जैसा आपने हमारे साथ किया, जितना जल्दी हो सके मालिक तेरे यहाँ इंसाफ है, तो जल्दी तो इनके साथ में कर, इनके साथ में कर, इनके भक्तों के साथ में कर, इनके चमचों के साथ में कर, और उनको एहसास दिला कि तुम कुछ नहीं हो, अस्तित्व तो मेरा है, सृष्टि मैं चलाता हूँ, और वो अभी चला रहा है। लेकिन अभी तक आपको उसका पता नहीं है। आप तो अब खुद ही नॉन बायोलॉजिकल हो गए हो, अपनी माता को भूल गए हो, आपने स्टेटमेंट दे दिया है, तो वो तो वापस जाएगा नहीं ना। हमारे राजस्थान में कहावत है, जो कोठे में होती है वो ओठे में ओठ पे आ जाती है। तो जो आपके अंत में थे वो आ गया। इसलिए मुझे माफ़ करना, गलत बोल दिया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोई भी सरकार का भक्त, सरकार का विश्वास पात्र ये ना सोचे कि हमारे अंदर कोई भी गलत भावना है। हम तो आप सभी की लंबी उम्र की कामना करते हैं। आप ऐसे ही आगे बढ़ें, मिले ना मिले हम अपनी जगह पे खुश हैं। क्यों कि यहाँ तो यार एक जानवर भी भूखा नहीं रहता है।
ठीक है ना, हम तो फिर भी इंसान है, हमें कौन भूखा रहने देगा, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।